Assalamu alaikum students. I hope you will be all right and having good time in this cold weather. तो जी हमने मिस्टर चिप्स को स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने जो है चैप्टर 1 पढ़ लिया था इसका। और इससे मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा आपको रिकॉल करवा दूँ ये कि आपने क्या पढ़ा। तो मैंने बताया था आपको जी कि जो चिप्स साहब हैं, मिस्टर चिप्स, जिनका नाम था आर्थर चिपिंग, वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पर मिस्टर मिसेस विकेट के यहाँ रहते हैं और वो अब रिटायर्ड थे। और वो उनका काम क्या था जी, सिर्फ ड्रीमिंग करना, सोचना और ख्वाब देखना और अपने गेस्ट्स को एंजॉय करना, अपने ये दो लोगों को बुलाना, स्टूडेंट्स को बुलाना, उन्हें चाय पेश करना एट्सेट्रा। और यहाँ पे ज़िक्र था डॉक्टर मैरीवेल का, जो डॉक्टर थे मिस्टर चिप्स के। और यहाँ पे ज़िक्र था मिस्टर चिप्स की बर्थ का, जो कि 1848 में हुई। और इसके अलावा जी यहाँ पे ज़िक्र है मिस्टर चिप्स के ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करने का, कि किस तरह उन्होंने 1870 में ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया। ये भी ज़िक्र था इसका कि उन्होंने 1869 में मेलबरी स्कूल ज्वाइन किया था। और हमने जाना कि जो इंटरव्यू लिया मिस्टर चिप्स का, वो किसने लिया था? मिस्टर वेदरबाय ने, जो कि प्रिंसिपल थे, जो कि ख़ासे बूढ़े थे उस वक्त। और द मोस्ट थिंग जो हमने इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पे पढ़ी, वो था मिस्टर चिप्स का पहला स्कूल का एक्सपीरियंस और फर्स्ट डे। किस तरह 500 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पे मिस्टर चिप्स बहुत कंफ्यूज थे। बहरहाल उन्होंने कॉली, जिसने ढक्कन गिराया डेस्क का, उसे पनिश करके अपने आप को प्रूव किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीचर हैं। और वहाँ पे उन्होंने मार्का मार लिया। और उसके बाद जी कॉली का फिर बेटा आया, फिर उसका बेटा आया। सो एक अच्छा मजाक बना। इस लेसन में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रुकफील्ड कहाँ वाक़ है, ब्रुकफील्ड कैसा स्कूल है, और ब्रुकफील्ड ने इंग्लैंड के लिए कैसे कैसे लोग प्रोड्यूस किए, यानी ब्रुकफील्ड में से लोग पढ़कर किन किन ओहदों पर गए। इसके अलावा जी हम जानेंगे कि मिस्टर चिप्स किस किस्म के इंसान थे, मिस्टर चिप्स की तालीमी काबिलियत क्या थी और वो क्या बनना चाहते थे। और इसके अलावा जी इसमें ऑलमोस्ट यही कुछ है और इसे स्टार्ट करते हैं हम। Across the road, behind a rampart of ancient elms, lay Brookfield, russet under its autumn mantle of creeper. वो कहते हैं जी कि जो ब्रुकफील्ड था वो एंशंट एल्म्स, यानी पुराने एल्म्स के दरख्तों की एक रैम्पर्ट, एक एम्बैंकमेंट, एक मुंडेर या एक बंद या किनारे के पीछे सड़क के पार, रसेट अंडर इस ऑटम मैंटल ऑफ क्रीपर। तो रसेट बिल्कुल सुर्खी मायल रंग का, अंडर इस ऑटम मैंटल ऑफ क्रीपर। क्रीपर बोलते हैं बेलों को और मैंटल बोलते हैं क्लॉक, जुब्बा, कवरिंग, शॉल, ऑटम ख़ज़ां। तो कहते हैं जी कि बता रहे हैं हमें कि ब्रुकफील्ड जो है वो एंशंट एल्म्स, यानी पुराने एल्म्स के दरख्तों की एक रैम्पर्ट, किनारे, यानी उनकी जो एक, यानी एल्म्स के दरख्तों ने पूरा किनारा बनाया हुआ था, एक पूरा बैंक बनाया हुआ था, एम्बैंकमेंट बनाई हुई थी, एक बंद बनाया हुआ था। बंद समझते हैं ना आप, डिफेंसिव जो वॉल होती है, दीवार। तो जी ब्रुकफील्ड पुराने एल्म्स की एक दीवार के पीछे अपने ख़ज़ां की क्रीपर, यानी बेलों के मेंटल, यानी खौल के नीचे बिल्कुल सुर्खी माइल नज़र आ रहा था। अ ग्रुप ऑफ 18th century building centered upon a quadrangle and there were acres of playing fields beyond। बता रहे हैं जी कि एक मुस्ततील नुमा, चकोर नुमा सहन के इर्द गिर्द बिल्डिंग्स थीं, जो कि 18वीं सदी की बिल्डिंग्स थीं। और देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और उन बिल्डिंग्स के आर पार दूर दूर तक कई एकड़ जो है वो खेल के मैदान थे। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, फिर एक छोटा सा एक गांव था जो कि कम अहमियत का था, डिपेंडेंट विलेज था। और एन ओपन फैन कंट्री, और फिर एक खुला सा, कुशादा सा, वसी सा एक फैन कंट्री, एक दलदली इलाका भी था। फैन बोलते हैं दलदल को, नरम ज़मीन को, यानी मार्शी एरिया, मार्शी,
MARSHY, मार्शी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे मतलब ट्राई करूँ, लिखता हूँ यहाँ पे मार्शी, MARSHY, मार्शी। मार्शी बोलते हैं दलदल को, यानी दलदली इलाका। तो जी, तो ब्रुकफील्ड वाक़ है जी एल्म्स के दरख्तों के पीछे, और वहाँ पे एक चौकोर सा मैदान है, एक मुस्तील यानी क्वाड्रेंगल, एक मुस्तील नुमा एक सहन समझ लें कोर्ट यार्ड है, उसके इर्द गिर्द इमारतें हैं सारी, और उसके बाहर की तरफ खेल के मैदान थे, और फिर एक विलेज था, और उसके बाहर एक साथ बड़ा वसी सा एक फैन कंट्री, एक दलदली इलाका था, मार्शी एरिया। Brookfield, as Weatherby had said, was an old foundation established in the reign of Elizabeth. तो जैसा कि वेदरबाई ने कहा था कि जो ब्रुकफील्ड है वो एक पुरानी इमारत था, पुरानी बुनियाद था, पुराना इदारा था, एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिज़ाबेथ, जो कि एलिज़ाबेथ के रेन ज़माने में बनाया गया। एलिज़ाबेथ मलका थी, और उसका ज़माना शायद मेरे ख़्याल में है जी, आप इसे नोट चेक कर सकते हैं इंटरनेट से, 1558 से 1603, यानी 1558 से 1603 तक ज़माना है उसका, एलिज़ाबेथ का। तो कहते हैं जी कि इसे एलिज़ाबेथ के ज़माने में बनाया गया, जो कि मलका थी इंग्लैंड की, एज इट्स लक एज अ ग्रामर स्कूल। तो उसे एलिज़ाबेथ के ज़माने में बतौर ग्रामर स्कूल बनाया गया था। इट माइट विद बेटर लक हैव बिकम एज फेमस एज हैरो। तो वो कहते हैं उस ज़माने में जब इसे बनाया गया तो यकीनन इसकी खुशकिस्मती होगी कि उसने शायद हैरो के बराबर ये मशहूर हुआ होगा उस ज़माने में। यानी जिस ज़माने में ये बनाया गया, अ ग्रामर स्कूल था ये तब, इट माइट विद बेटर लक हैव बिकम एज फेमस एज हैरो। तो शायद ये खुशकिस्मती से हैरो का ये भी स्कूल का नाम है, हैरो। तो कहता है शायद ये हैरो के बराबर उस जितना मशहूर हुआ होगा उस ज़माने में। इट्स लक हाउ एवर हैव बिन नॉट सो गुड, लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही बाद में। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, स्कूल का जो है मयार अप भी हुआ, लो भी हुआ, मशहूर भी हुआ, जवाल का शिकार भी हुआ, dwindling almost to non-existent at one time। ऐसा भी हुआ कि एक वक्त में ये बिल्कुल dwindling, बिल्कुल जवाल का शिकार हो गया, यानी डिक्लाइनिंग। dwindle means decline, जवाल का शिकार होना, डिटीरियोरेट, जवाल का शिकार होना। तो जी, तो ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल वो ख़त्म होने के करीब हो गया किसी वक्त में, बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अदर टाइम। कभी ऐसा भी हुआ कि वो बिल्कुल बहुत मशहूर हो गया। इलस्ट्रियस मीन्स फेमस, वेल नोन, रिनाउंड, एमिनेंट। तो ऐसा भी हुआ कि यानी इसने डिफरेंट अपनी फेट्स का सामना किया, यानी वो कभी बहुत मशहूर हुआ, कभी वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो गया। बहरहाल इट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स in the reign of first George that the main structure had been rebuilt and large additions made। तो वो कहते हैं जी कि हाँ, जो जॉर्ज था, फर्स्ट जॉर्ज, ये बादशाह था, किंग था इंग्लैंड का, उसके ज़माने में इसकी मेन स्ट्रक्चर जो थी ना, जो इसकी स्ट्रक्चर जो बनाई गई थी पहली बार, जो इसकी साख थी, जिसकी बिल्डिंग थी, उसको जो है दोबारा बनाया गया था, और उसमें कुछ इजाफा भी किया गया। ओके, इट वाज ओके later after the Napoleonic Wars and until mid-Victorian days। Napoleonic Wars and until mid-Victorian days, ये wars कब हुई थी पता? ये आई थिंक मेरे ख्याल में ये हुई थी जी, ये जंगें वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है नॉलेज के लिए, 1799 से 1815 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी इस ज़माने में जो है ये जंगें लड़ी गई। तो वो कहता है कि नेपोलियनिक वॉर्स के ज़माने में एंड अनटिल मिड विक्टोरियन डेज द स्कूल डिक्लाइंड अगेन। उन जंगों के ज़माने से लेकर मिड विक्टोरियन डेज, ये विक्टोरिया मलका थी, मलका विक्टोरिया, जिसके नाम पे हमारे पास हॉस्पिटल भी है यहाँ पे बहावलपुर में, विक्टोरिया अस्पताल। तो ये इसका ज़माना है गालिबन आई थिंक 18
1937 to 1901, आई थिंक ये इसका ज़माना है मलका विक्टोरिया का, यानी ये क्वीन रही इस ज़माने में। तो इसी के इसने बनाया था अस्पताल विक्टोरिया वाला, तो मेरे ख्याल में वो बना था 1867 में। इसे मैं चेक करूँगा, वैसे आप चेक कीजिएगा। ओके सो तो वो कहता है क्वीन विक्टोरिया के ज़माने तक जो है ना ये दोबारा जवाल का शिकार हुआ। इट डिक्लाइंड अगेन बोथ इन नंबर्स एंड रेप्यूट, तो अपनी तादाद में भी और शोहरत में भी ये खासा इसका जवाल आया इस पर। रेप्यूट मीन रेप्यूटेशन, फेम। रेप्यूट मीन्स फेम यानी रेप्यूटेशन यानी एमिनेंस, शोहरत। तो जी फिर जी वेदरबाय हु केम इन 1840। फिर 1840 में वेदरबाय आया। वेदरबाय कौन था भला? वो प्रिंसिपल जो खासा अच्छा आदमी भी था और जिसने चिप्स का इंटरव्यू लिया था। तो वो 1840 में आया। रिस्टोर्ड इट्स फॉर्चून, उसने इसकी जो फॉर्चून थी, जो उसकी कदर थी, कीमत थी, वैल्यू थी, उसको बढ़ाया समवट कुछ। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज्ड इट टू अ फ्रंट रैंक स्टेटस। लेकिन वेदरबाय के बाद ये कभी भी फ्रंट रैंक के मयार को कभी ना पहुंच सका। इट वॉज नेवरदिलेस अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। हाँ, लेकिन ये सेकंड रैंक का, दूसरे दर्जे का स्कूल रहा। सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट, तो कई मशहूर ख़ानदानों ने इसको सपोर्ट भी किया। इट सप्लाइड देयर फेयर सैम्पल्स ऑफ, ये सैम्पल को सैम्पल पढ़ने या सैम्पल पढ़ने नो प्रॉब्लम। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ एज। तो इस स्कूल ने भाई उस ज़माने के जो मशहूर तारीख साज आदमी थे वो पैदा किए। जज पैदा किए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स पैदा किए, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, नो आबादियाँ क्या होती हैं बेसिकली, यानी इंग्लैंड इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, ये मतलब सन 1500-1600 उस ज़माने में भी खासे स्ट्रॉन्ग थे। तो इन्होंने जो है डिफरेंट कंट्रीज़ पर कब्ज़े भी किए थे, जैसा कि इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था, आपको याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने फिर 1947 में हम आज़ाद हुए इनसे। तो जो मुल्क जिस पर ये कब्ज़ा करते वो इनकी था कॉलोनी बन जाता, नो आबादी कॉलोनी। तो जी फिर इन्होंने क्या किया, तो बता रहे हैं हमें जी कि इस स्कूल ने जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर यानी उन कॉलोनीज़ के मुंतज़मीन पैदा किए। अ फ्यू पियर्स, कई नवाब पैदा किए, सॉरी चंद एक नवाब पैदा किए, एंड बिशप्स और पादरी। मोस्टली हाउएवर इट टर्न्ड आउट मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल मैन। लेकिन वो कहते हैं अक्सर ज़्यादातर इसने जो है मर्चेंट्स यानी ताजर, मैन्युफैक्चरर्स, सनतकार एंड प्रोफेशनल मैन और पेशेवर आदमी पैदा किए। विद अ गुड स्प्रिंगलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर एंड पर्सन्स और उन्हें बड़ी स्पार्कलिंग, बड़ी थोड़ी सी मिकदार यानी स्प्रिंकलिंग, थोड़ी सी मिकदार यानी अ फ्यू नॉट मैनी, यानी थोड़ी सी तादाद में जो है इसने स्क्वायर नवाब पैदा किए, सॉरी जिम्मेदार पैदा किए। स्क्वायर बोलते हैं लैंड लॉर्ड्स को, लैंड लॉर्ड्स यानी लैंड ऑनर्स, लैंड लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स भी हैं और लैंड्स ऑनर्स भी हैं एंड पार्सन्स और पादरी। तो इसने जो बड़े लोग थे वो कम पैदा किए, लेकिन पैदा ज़रूर किए। और जो मेजॉरिटी थी, जिन लोगों को इसने प्रोड्यूस किया, यानी इसने जो इंग्लैंड को जो लोग मुहैया किए पढ़ा के यहाँ से, वो लोग थे ताजिर थे, सनतकार थे और पेशावर आदमी थे, वो ज़्यादा थे। और जो एंड गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन, और फिर कुछ इसने पार्सन्स यानी पादरी भी और ज़िम्मेदार पैदा किए। तो जी इसके बाद है जी, इट वॉज the sort of school which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. तो जी ये इस किस्म का स्कूल था कि जब वो जो स्नॉबिश लोग थे, स्नॉबिश बोलते हैं घमंडी लोग, जो दिखावा करते हैं, जो अपनी शो ऑफ करते हैं, यानी प्राउड, प्राउड। तो जी जब वो जो प्राउड, जो मगरूर लोग थे, जब वो उनसे इसका जिक्र होता ना इस स्कूल का, तो वो कहते हैं, वो कन्फेस करते हैं, वो ये बात मानते हैं, वो इस बात को एडमिट करते हैं। कन्फेस मीन टू एडमिट, एडमिट और
टू एक्नॉलेज और टू कंसीड मतलब मान लेना, तस्लीम करना। प्रोफेस भी कहते हैं, प्रोफेस, PROFES, प्रोफेस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लीज़, प्रोफेस मतलब मान लेना कोई बात। एनीवेज, तो जी वो कहते हैं कि ब्रुकफील्ड का मयार इतना था कि जब स्नॉबिश पीपल, जो मगरूर या घमंडी लोग थे, जब उनसे इस स्कूल का जिक्र होता, वो कहते दैट दे रादर थॉट दे हैड हर्ड ऑफ इट, कि उन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है, इस स्कूल के बारे में। यानी खासा मशहूर नहीं था, मतलब इतना था कि लोग कहते हाँ सुन रखा है इसका नाम हमने। बट if it had not been this sort of school, it would probably not have taken chips. वो कहते हैं अगर ये स्कूल इस तरह का ना होता, यानी अगर ये बहुत मशहूर होता, तो यकीनन it would probably not have taken chips, तो यकीनन ये चिप्स को जॉब ना देते। For chips in any social or academic sense was just a respectable but not no more brilliant than Brookfield itself. तो कहते हैं जी कि सोशल हवाले से, यानी समाजी हवाले से, माशरती हवाले से और एकेडमिक सेंस और तालीमी हवाले से, वॉज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल बट नो मोर ब्रिलियंट, वो काबिल एहतराम था, लेकिन वो ब्रुकफील्ड से ज़्यादा शाइनी और सॉरी ब्रिलियंट यानी ज़हीन फ़तीन नहीं था। यानी इसका मतलब ये है कि चिप्स ठीक है, मतलब एकेडमिकली वो ठीक था, रिस्पेक्टेबल भी था, लेकिन वो ब्रुकफील्ड के मयार से ज़्यादा ज़हीन नहीं था। यानी जिस मयार का स्कूल ब्रुकफील्ड था, सेम उसी ही मयार का टीचर चिप्स था। यानी जिस तरह की उसकी डिग्रीज थी, बिल्कुल उसी लिहाज से उसको स्कूल मिला। It had taken him some time to realize this at the beginning. तो शुरू में ना it had taken him time to realize this at the beginning. तो जी चिप्स को ना ये बात समझने में खासा वक्त लग गया, यानी कि चिप्स को ये बात अंडरस्टैंड करने में खासा वक्त लग गया कि भी जिस किस्म की मेरी एकेडमिक्स हैं, जो मेरा तालीमी मायार है, जो मेरी डिग्रीज़ हैं, बिल्कुल मेरा स्कूल उसी अंदाज़ का ही है, वो मेरे मतलब कैलिबर के लिहाज का ही है। यानी ऐसा नहीं है कि चिप्स एक बहुत हाई फाई आदमी था, बहुत क्वालिफाइड आदमी था और स्कूल लोअर रैंक का था, बिल्कुल नहीं। ना ही ऐसा है कि ब्रुकफील्ड बहुत हायर रैंक का था और चिप्स एक आम आदमी था, बहुत लोअर रैंक का, बिल्कुल नहीं। बल्कि जिस तरह की काबिलियत चिप्स की थी, बिल्कुल उतना ही उसी मयार का स्कूल ब्रुकफील्ड था। Not that he was boastful or conceited, but he had been in his early 20s as ambitious as most other young men at such an age. वो कहते ये बात नहीं है कि वो बोस्टफुल था, मगरूर था, बड़ा कंसीटेड था, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अपनी अर्ली 20s में, 20s मतलब अपनी यानी 20 से 30 साल की एज में, वो क्या था, एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज, यानी वो भी दूसरे नौजवानों की तरह इतना ही एम्बिशियस था, डिज़ायरस था, ख्वाहिशमंद था, जितने और लोग होते हैं। His dream had been to get a headship eventually, or at any rate a senior mastership in a really first class school. तो उसकी ख्वाहिश थी, उसका ख्वाब था कि जी वो कम से कम जो है ना, आखिरकार किसी भी स्कूल का हेड बन जाए, या किसी भी सूरत में सीनियर मास्टरशिप इन रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, या फिर वो किसी बड़े आला से स्कूल में वो किसी बड़े फर्स्ट क्लास स्कूल में, मशहूर स्कूल में वो सीनियर उस्ताद बन जाए। यानी उसकी ख्वाहिशें थी कि वो क्या बन जाए, या तो वो उसे किस स्कूल में उसे वो हेड बना लें, हेडशिप मिल जाए, वो हेड बन जाए स्कूल का, या फिर वो किसी बड़े अच्छे स्कूल में वो सीनियर उस्ताद बन जाए। It was only gradually, after repeated trials and failures, that he realized the inadequacy of his qualification. तो भाई वो कहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, स्लोली, उसे आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स, तो बहुत सारे ट्रायल्स, ट्रबल्स यानी मुशक्क़तों एंड फेलियर्स और नाकामियों के बाद उसको ये बात फील हुई। ही रियलाइज्ड, ही केम टू नो, ही अंडरस्टूड, ही रिकग्नाइज्ड, उसे ये बात समझ आई कि भाई कि जो उसकी डिग्री है ना, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, वो इनएडिकेट है, वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी क्वालिफिकेशन कि वो किसी भी स्कूल का सीनियर मास्टर बन सके, या वो हेड मास्टर बन जाए स्कूल में जाके, हेड बन जाए जाके। तो उसे ये बात बहुत देर बाद समझ आई, लेकिन समझ आ गई। हिज डिग्री फॉर इंस्टेंस वॉज नॉट particularly good,
तो उसकी डिग्री इतनी अच्छी नहीं थी भाई, एंड हिज डिसिप्लिन दो गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग। उसका जो डिसिप्लिन था, नज़्म ज़ब्त था, ठीक है वो अच्छा था, इम्प्रूव हो रहा था, बट wasn't absolutely reliable and in all conditions। लेकिन उसका जो डिसिप्लिन था वो ठीक है, बेहतर हो रहा था, लेकिन वो तमाम किस्म के हालात में एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं था। वो उसका डिसिप्लिन बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं था, ट्रस्टवर्दी नहीं था। रिलायबल मीन्स डिपेंडेबल, डिपेंडेबल और trustworthy। Okay, I am gonna erase it and okay जी। He had no private means and no family connections of any importance। और भाई उसके ये जो इशू रहता है अक्सर, चिप्स ने भी इस मसले को खासा फेस किया। वो कहते जी कि ना तो उसके कोई प्राइवेट मीन्स थे, ना उसके कोई ज़ाती वसाइल थे, इतने पैसा भी नहीं था उसके पास, एंड नो फैमिली कनेक्शंस, और उसके ख़ानदानी ताल्लुकात भी नहीं थे। यानी उसके ख़ानदानी ताल्लुकात नहीं थे कि वो अपने रेफरेंसेस, अपने कनेक्शंस, अपने ताल्लुकात, अपने चाचे मामे को यूज़ करके, कोई बड़ा अहदेदार भी नहीं था उसके पास जिसे वो यूज़ करता, जिसका ताल्लुक, और वो किसी भी बड़े स्कूल में अच्छी पोस्ट लेता। सो अबाउट 1880, तकरीबन 1880 में जाके, आपको याद होगा कि चिप्स ने स्कूल कब ज्वाइन किया था? 1870 में। वैसे उसने स्कूल में ज्वाइनिंग कब की थी वैसे किसी भी स्कूल में, तो उसका फर्स्ट स्कूल था मेलबरी स्कूल, जो उसने ज्वाइन किया था 1869 में। वहाँ उसने 1 साल काम किया। देन ही जॉइंड और मूव टू ब्रुकफील्ड 1870। तो 1870 से अब तक उसे 10 साल हो गए थे 1880 में। तो कहते अबाउट 1880 आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड अ डेकेड, जब उससे यहाँ पे आए हुए कोई एक दहाई हो गई। डेकेड मीन दहाई, 10 साल। ही बिगैन टू recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere। तो 1880 में जाकर उसे महसूस हुआ कि भाई कि जी हालात जो है ना, जो चांसेस हैं वो बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि वो कहीं और जाकर अपने आप को बेहतर कर सके। बट अबाउट दैट टाइम ऑल्सो the possibility of staying where he was began to fill a comfortable niche in his mind। तो फिर उसी ज़माने में उसके दिलो दिमाग में ना ये बात बैठ गई कि जी मैं अब यहीं पे रहूँगा, तो मैं अब यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, पुरसुकून हूँ। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज़ वीडियो जब लंबी हो जाती है तो फिर इसे अपलोड करना खासा मुश्किल होता है, तो आप भी वैसे बोर हो रहे होंगे। सो आज के लिए इतना ही है, और प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिएगा लाजमी आप, बिकॉज वी हैव नो अपॉर्चुनिटी टू गेट योर आंसर्स इन एनी वे। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके मार्क करवा दूं जो आपने लाजमी करने हैं चैप्टर 2 के। प्लीज़ वेट अ बिट। जी हमारे पास क्वेश्चन है इसके जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये है जी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ब्रुकफील्ड लुक। ओके, इसके बाद है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। देन वी हैव वैसे सारे ही करने हैं आपने, चंद बता रहा हूँ मैं आपको जी। ये खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई, कि ब्रुकफील्ड जो है उसने इंग्लैंड को कैसे लोग मुहैया किए, यानी किस किस्म के लोग वहाँ से पढ़ के गए और फिर क्या बने वो जाके। और जी ये भी खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे मैंने अनइंटेंशनली मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये 9। और इसके अलावा जी we have the last question, that is 12th question, important too। What was the inadequacy of CHIPS qualification? सॉरी जी। ओके, ये क्वेश्चन हमारे, तो इन्हें आपने करना है बेटा। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।